एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ, जिससे कि आज का सेशन हम लोग क्या कर सके, शुरू कर सके। जी हाँ, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। तब तक मैं देखता हूं कितने लोग हैं आए हुए हैं। मेरी तरफ से सबके लिए गुड इवनिंग, वेलकम है आप सब लोगों का मेरे डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, मैं तब तक देख लेता हूं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, और आप लोगों से बहुत जल्दी से जल्दी जुड़कर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे जिसके लिए इसकी जरूरत है। आपके लिए भी बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आज बहुत जल्दी से इसको क्या करिए, बहुत जल्दी जल्दी क्या करिए, शेयर करिए। मैं देख लेता हूं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी हमसे। ठीक है, ठीक, देखते हैं कि कितने लोग जुड़े हैं। तो आप सब लोगों का वेलकम है, और मैं कुछ नाम ले देता हूं। तो साहिल जी, अंजलि जी, आशा, अनिल, अंजलि, ठीक है, श्यामनाथ जी, शैलेश जी, अटल चौधरी, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल जीएस, याद रखिएगा क्या, डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम आपके साथ लगातार जुड़ी हुई है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा शेयर करिएगा तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है authorized to mint the coins in India। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर बात करते हैं इसके बारे में कि भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार किसके पास है। जी हाँ, तो ये याद रखना दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, तो ये चीज याद रखिएगा, यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो कहते हैं कि भाई जो सिक्के जो ढलाई होती है भारत में, वो उसका राइट किसके पास है, किसके अधिकार में, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहले हम बात करते हैं मिंट्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग, मिंट्स। मिंट्स को हम जो लोग बोलते हैं, याद रखना, वो हम बोलते हैं टकसाल। जी हाँ, क्या बोलते हैं, टकसाल। तो दोस्तों ये जो टकसाल है भारत में, याद रखिएगा 4 जगह टकसालें हैं जहां सिक्कों की क्या होती है, ढलाई की जाती है। ओके, पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं, कोलकाता, कहां है कोलकाता, याद रखिएगा। कहां, मुंबई, कहां जी, हैदराबाद, और एक दोस्तों है नोएडा। कहां है, नोएडा। ये 4 जगह हैं कि जो टकसालें हैं भारत में, और यहां पर सिक्कों की क्या होती है, ढलाई होती है। तो मुझे बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। बहुत जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बहुत जल्दी देखिए कौन कमेंट करके बताएगा किसकी आंसर क्या है। ओके, चलिए, तो दोस्त याद रखना कि जो मिंट्स है, जो टकसाल है, इनका जो संचालन करने का जो राइट है वो है गवर्नमेंट के पास। किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और हम सभी जानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी फाइनेंशियल काम होते हैं, जितने भी वित्तीय काम होते हैं, वो दोस्तों कौन करता है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में कितने टकसालें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही आंसर, कई लोगों के आंसर बिल्कुल आ रहा है। ऑफिशियल जी, रूबी राय जी, हाँ बिल्कुल आपके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां से अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, लिखा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी इज द क्या है, इज दैट इकोनॉमी वेयर, कहने का मतलब है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां। तो दोस्तों यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि क्लोज इकोनॉमी क्या है ना, क्लोज इकोनॉमी कहते किसको है ना। अगर हमको ये पता है तो इसका राइट आंसर हम लोग दे सकते हैं। मैं एक बार फिर कमेंट देखना चाहूंगा, फटाफट इसका राइट आंसर दे दिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनडीए, सीडीएस किसी लेवल का पेपर दीजिए, याद रखिएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं,
है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और जुड़े रहिए डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आइए बात करते हैं। यहां पे लगता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या, तो हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों कुछ अर्थव्यवस्था के प्रकार की, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर अभी देखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। क्या है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? तो दोस्तों याद रखना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा एक आपको मिलती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या मिलती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, यानी कि क्या? ओके, जिसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्या है? अगला आपको आपने देखा होगा है होती है पूंजीवादी। पूंजीवादी एक हमने सुना होगा समाजवादी, और यहीं से सर दोस्तों मिलती है क्या? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और एक दोस्तों मिलती है क्या? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था। ठीक, अगर ये है तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज, यहां से एक चीज समझिएगा, मैं बात करता हूं हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो याद रखिएगा दोस्तों कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित के साथ साथ आज हम कैसे हैं? खुली अर्थव्यवस्था में है। कैसे है? खुली अर्थव्यवस्था में। तो आज के बाद आपसे कोई दोस्तों पूछता है तो कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित के साथ साथ कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है। क्लियर है ना? ओके, इतनी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी चीज में और डिस्कस करूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका ले लीजिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करता हूं। चलिए आइए, अगर मैं इसमें आपके साथ कुछ चीज और डिस्कस करूं तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसमें। ठीक है, तो बड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं बात करता हूं तो पहली चीज यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली चीज, तो यहां से याद रखिएगा, कहते हैं जो इंडिया है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी, अगर मैं बात करता हूं क्या बिफोर 1991, यानी कि 1991 से पहले की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अगर 1991 से पहले अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? ये बंद अर्थव्यवस्था कहलाती। कैसे कहलाती थी? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, क्लियर। लेकिन 1991 के बाद कैसी होगी दोस्तों? खुली अर्थव्यवस्था हो गई। यानी कि कैसी हो गई? खुली अर्थव्यवस्था। खुली हुई यानी कि ओपन इकोनॉमी हो गई। क्या हो गई? ओपन इकोनॉमी। क्लियर है? कब हुई? याद रखना, अगर याद रख कोई आपसे पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कब से हुआ, खुली अर्थव्यवस्था कब से हुई, तो दोस्तों कब से हुई? 1991 से। ठीक है, इस समय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो अभी पेपर हाल ही एक पेपर में पूछा गया था, वो क्या है? वो दोस्तों याद रखिएगा, इस समय जो भारत में प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव, और जो वित्त मंत्री थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के द्वारा इसी समय एलपीजी का सिद्धांत दिया गया था। किसका सिद्धांत दिया गया था दोस्तों? एलपीजी का सिद्धांत दिया गया था। और इस एलपीजी में याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बना दिया? खुली अर्थव्यवस्था बना दिया, जो कि पहले हमारी क्या थी? बंद थी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। इसका मतलब क्या है दोस्तों? याद रखना, लिबरलाइजेशन यानी क्या? उदारीकरण। उदारीकरण। ठीक है, पी का मतलब क्या था? ठीक, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। निजीकरण। और दोस्तों याद रखना, जी का मतलब क्या था? ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया मनमोहन सिंह के द्वारा। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई? खुली हो गई। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कब से हुआ दोस्तों? तो कब से लगाओगे? 1991। कब से? 1991। और इसी के बाद भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बहुत देखिए एकदम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया हमने,
है ना। बहुत ऐसे पढ़िए। अब आते हैं कि भाई बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों याद रखना, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना आयात, ना आयात, ना निर्यात, ना आयात ना निर्यात, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। जहां भी आपको मिल जाए वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था होगी, क्या क्या होगी, बंद अर्थव्यवस्था। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर आपको मिल गया होगा दोस्तों। और इसका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन कहता है कि घाटे का वित्त पोषण होता है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात ना ही आयात की अनुमति होती है। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। यही क्या है, राइट आंसर है। अगर ये चीज समझ में आई है, मेरा कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको समझा, अगर वो समझ में आया है तो क्या करिए, एकदम इसको धड़ाके से शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक कीजिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बढ़ेंगे, नए क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले चीज तो दोस्तों याद रखिएगा, नया क्वेश्चन। और नए क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारा है, हम सभी जानते हैं, जो याद रखिएगा सीजीएल के लिए जो स्पेशल जीएस का बैच है, जो मैं और मेरी टीम के द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें याद रखिएगा हर सर के द्वारा आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हेमंत सर के द्वारा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और याद रखिएगा सर पॉलिटी पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी। एक कंप्लीट टीम, और मेरे साथ आपने सुना है, आप जानते भी हैं सब लोग, साइंस की महाधुरंधर मैम, याद रखिएगा, ठीक है, सरता मैम, कि हम लोग एक टीम मिलकर आपके साथ जीएस स्पेशल का बैच ला रहे हैं। और इसमें आप जुड़ सकते हैं। 28 सितंबर से इसमें क्या हो रहा है, इनरोल होना शुरू हो जाएंगे। एडमिशन के लिए आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना ना भूलें और जुड़े रहें डीएसएल लर्निंग की टीम से। और हमारे यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो दोस्तों आइएगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया है। अगला क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष है। अगर आपने मेरा पहला सेशन लिया है, आपने मेरी पहली क्लास की है, तो आप इसका आंसर बहुत फटाक से देंगे कि सर, कि अरे सर इसका जो आंसर होने वाला है वो ये है। तो मैं जरा देखना चाहूंगा, कमेंट देखना चाहूंगा, एक बार बहुत जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, बहुत जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो क्या है दोस्तों, क्या है, प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कारपोरेट टैक्स, दूसरा है कस्टम ड्यूटी, तीसरा है एक्साइज ड्यूटी, चौथा है सर्विस टैक्स। यानी कि अगर हम लोग इनके बारे में अगर बात करें तो याद रखना, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष है। तो जो एक ऑप्शन है निगम कर, एक है सीमा शुल्क, एक है उत्पाद शुल्क, एक है सेवा कर। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपके लिए एक ट्रिक दी थी अपने पहले सेशन में, और पहले सेशन में मैंने आपको ट्रिक एक दी थी, क्या आपको याद है, wipro.co.in प्लस गिफ्ट, याद आया कुछ पहली क्लास का। अगर पहली क्लास का आपको अगर कुछ चीजें याद आई हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको बहुत जल्दी से देना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहां से मैंने क्या बताया था, वेल्थ टैक्स, क्या बताया था, वेल्थ टैक्स, यानी कि धन कर। क्या बताया था, धन कर। प्रो का मतलब क्या होता था दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्स, यानी क्या, संपत्ति कर। कौन सा, संपत्ति। को का मतलब क्या बताया था, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर। क्या बताया था, निगम कर, निगम कर। आईएन से क्या बताया था, इनकम टैक्स यानी कि आयकर। और गिफ्ट का मतलब दोस्तों क्या है, उपहार कर। तो यहां से देखिए हमको एक क्वेश्चन मिल गया, क्या हमने अभी पढ़ा है कि डायरेक्ट कौन सा है, निगम कर है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, कि जो निगम कर है वो कैसा है दोस्तों, वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स। जबकि सीमा शुल्क क्या है,
एक अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क क्या है, ये भी अप्रत्यक्ष कर है, और सेवा कर क्या है, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद है तो जोरदार एक लाइक कर दीजिए, है ना। कई सारे लोग लाइन है पे हैं, बहुत ऑनलाइन है, आराम से। सीमा जी आपका भी वेलकम है, शिवाजी बिल्कुल 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 राइट आंसर है आप लोगों के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले चीज तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पे हमने बात की है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। जी हाँ, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। विच काइंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ, ठीक है, किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है ये, और कई बार इसको पूछा गया है कि हर एक लेवल के पेपर में। यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, ये स्थिति वाला ये ऑप्शन ही थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक है स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओके, ये वैसे स्ट्रक्चरल है, इसको बोलते हैं संरचनात्मक, इंग्लिश में सही लिखा है संरचनात्मक बोलते हैं इसको हम लोग, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, और इसको स्वैच्छिक को बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और याद रखिएगा फ्रिक्शन का मतलब है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और इसके बाद है डिस्गाइज्ड यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये मुझे बताइए, इनमें कौन सा आंसर होगा। कई लोगों का आ रहा है डी 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 डी, बिल्कुल सही राज जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप सब लोगों कह रहे हैं, आप लोग दबा के पढ़ाई कर रहे हैं, सारे के सारे आंसर सही दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चीज, प्रच्छन्न का मतलब है दोस्तों, इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ठीक है, छिपी बेरोजगारी, इसको हम क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, छिपी बेरोजगारी के बारे में, तो बेरोजगारी है, अगर छिपी बेरोजगारी के बारे में बात करता हूं मैं, तो ये क्या है। कहने का मतलब दोस्त बड़े ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां काम करने वालों की संख्या ज्यादा हो और काम कम हो, है ना। जैसे लाइक एग्जांपल मान लेते हैं ये किसी का खेत है, और इस खेत में एक परिवार के, ठीक है, पिता पुत्र काम कर रहे हैं। क्या हुआ, उसका भी पुत्र हुआ, वो भी इसमें काम करने लगा, उसका पुत्र हुआ, वो भी काम करने लगा, सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस खेत में ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी क्या है कि काम कम है, काम क्या है, काम कम है, काम करने वाले ज्यादा, यानी कि उनके काम में भी क्या छुपी हुई है, बेरोजगारी छुपी हुई है। यानी कि उनकी मेहनत का सही मूलताना जो है, जो मेहनताना है, वो नहीं मिल पाता। ये याद रखिएगा, पूछा गया है कि किस बेरोजगारी में लोगों को उनके जो इनका जो एफर्ट होता है, इनकी जो भाई जो इनके एफर्ट्स होते हैं उसके अनुसार उनको बेजिस यानी कि तनख्वाह या पगार नहीं मिल पाती। तो याद रखिएगा वो यही बेरोजगारी जिसका नाम क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर है दोस्त। अगर एक बात करता हूं मैं, सबसे पहली चीज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या है, स्वैच्छिक, यानी कि मैं एक धनाढ्य व्यक्ति हूं, मुझे जॉब मिल रही है और मैं अपनी स्वेच्छा से जॉब करना पसंद नहीं करता, या मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जो हाई सोसाइटी का है और मुझे एक नौकरी मिल रही है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी करना ना पसंद करूं, तो वो क्या है दोस्त, याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि ये आप लोगों ने देखा हो, अधिकतर आप जो गुजरात के लोग हैं वो इसी प्रकार के हैं, वो बिजनेस करना पसंद करते, नौकरी करना पसंद नहीं करते, तो अपनी इच्छा से जो नौकरी करना ना पसंद करें उनको हम क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है ना, डन। ये दोस्त इतनी चीज याद रखना, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, हम कहते हैं एक ऐसी बेरोजगारी जहां टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने की वजह से लोग क्या हो जाएं, गरीब हो जाएं। यानी कंप्यूटर आ गया तो टाइपिस्ट लोगों की छुट्टी हो गई, है ना, मशीनों ने, जेसीबी ने क्या करना, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, तो भाई जो फावड़े से मजदूर खोदते थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है दोस्तों तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
और कई बार पेपर में पूछा गया, बड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आज सब इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, बताइए फटाफट इसका आंसर कीजिए कि भारत के 15वें वित्त आयोग कौन है। जी हां, भारत के 15वें वित्त आयोग कौन है। ठीक, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भारत के 15वें वित्त आयोग हैं वो है एनके सिंह। जी हां, इसका आंसर क्या है, सी सही है। तो जो एनके सिंह है वो अभी वर्तमान में क्या है, ओके, कौन है, वो एनके सिंह है। अब देखिए वित्त आयोग है क्या, तो अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं दोस्त, तो जो फाइनेंस कमीशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है कि भाई क्या होगा कि एक वित्त आयोग होगा और इस वित्त आयोग का कार्य जो होगा वो केंद्र और राज्य के बीच, जी हां, राज्य सरकार और क्या, केंद्र सरकार के बीच में जो राजस्व होगा, क्या होगा, राजस्व, जो राजस्व होगा उसका बंटवारा करेगा। क्या करेगा, बंटवारा, ये याद रखेगा। तो जो बंटवारा करने का काम करता है वो कौन काम करता है, वो करता है वित्त आयोग। और हम सभी जानते हैं कि हमारे पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों कौन थे, याद रखना, केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। तो ये याद रखिएगा, केसी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। और अभी याद रखिएगा, एक वित्त आयोग जो होता है वो 5 साल के लिए काम करता है, यानी 5 साल के लिए इसका एक कार्यकाल होता है। और अभी हाल में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया कोविड को देखते हुए। ठीक है ना दोस्तों, तो इतनी चीज याद रखिएगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताइए कि अभी जो वित्त आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे ज्यादा अनुदान यानी राजस्व किस राज्य को दिया गया है और सबसे कम किसको दिया गया है, बताइए। अगर कोई भी बताना चाहता है, ठीक है, बहुत है, बिल्कुल 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 आप सब लोगों के आंसर सही है। 280 में इसका जिक्र होगा और बीच बीच में मैं कमेंट भी लेता रहूंगा। ठीक है, ज्यादा कमेंटों पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन कई सारे करने हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी लेता रहूंगा। तो मुझे बता सकते हो क्या, तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे ज्यादा अभी जो राजस्व का भाग मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो सबसे कम मिला है वो मिला है गोवा को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, मेरी नॉलेज आपको पसंद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो जुड़े रहिए डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं और मेरी टीम आपके साथ जीएल स्पेशल का बैच लाने वाले हैं, है ना। तो उसमें 28 तारीख से इनरोल होना ना बोलिए और फटाफट कॉल करिए यार, इस पे एडमिशन लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए सारी प्रॉपर क्लासेस दे पाए। ठीक है ना। अभी हम सारे टीचर आप लोग के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपकरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी टूल्स, यानी कि कौन सा ऐसा है जो मॉनेटरी टूल नहीं है। अब ये मॉनेटरी टूल नहीं है, ये पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि मौद्रिक होता क्या है। ठीक है, मौद्रिक नीति है क्या, है ना। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है CRR, दूसरा है SLR, अगला है डिफरेंट फाइनेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग, और चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि हिंदी में क्या है CRR। CRR को हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, SLR को हम बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं इसके लिए। ओके, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है। ओके, इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए दोस्त, अगर याद रखिएगा तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसका सही आंसर है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स नहीं है, ये फिजिकल पॉलिसी का है। ये किसका है, फिजिकल पॉलिसी का है।
ये याद रखिएगा। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये याद रखिए, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। ये किसका है? ये राजकोषीय नीति का है। तो ये याद रखिए, ये राजकोषीय नीति का है, मौद्रिक नीति का नहीं है। ठीक, अब आपको इसका आंसर पता चल गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है सर, है ना। तो आइए चलिए इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो आइए जरा हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। आइए देखो सर, याद रखिएगा, मैं सबसे पहले चीज आपको बताता हूं, भारत में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल, फिजिकल और आपकी क्या मॉनेटरी। तो मैं यहां पर आपसे वैसे 2 पॉलिसी अभी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, यानी कि नीति केवल 2 बताऊंगा, ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, हम बोलते हैं जिसको फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, ठीक दोस्तों। और एक होता है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, ठीक। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है और लोग गलत कर देते हैं। आज के बाद इसको गलत मत करिएगा प्लीज। आइए, तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली चीज यहां से, तो देखिए मैं ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना परसेप्शन आज है कि आज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें नॉलेज देके जाऊं, है। तो फिर भी बीच बीच में आपके कमेंट लेता रहूंगा मैं। तो दोस्तों यार कि राजकोषीय नीति में हम लोग जो पढ़ते हैं वो टैक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टैक्स यानी कि कर। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम यानी कि आय, राष्ट्रीय आय। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? बजट। क्या देखते हैं? बजट। तो ये याद रखिएगा, ये हम जो आते हैं ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत है। जबकि दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, मैं आपसे बात करता हूं मौद्रिक नीति के बारे में, तो मौद्रिक नीति के मैं कुछ टूल्स आपको लिख रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि एक होता है BR जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं, एक होता है RR जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं, एक होता है दोस्त RRR, ठीक है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एक होता है SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, एक होता है PLR, ठीक है, एक को PLR प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम लैंडिंग रेट। एक होता है TRR टर्म रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए हम लोग? टर्म रेपो रेट बोलते हैं। इसके बाद मैं और बताऊं यहां से, तो दोस्तों याद रखना OMO होता है जो लिखा हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। तो ये कई सारे टूल्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, और मैं अपनी क्लासेस में ये सारे हम लोग एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सी टूल्स का क्या यूज करता है RBI, कैसे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्या टूल का क्या उपयोगी, हम सारे लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले सेशन में। आई होप अगर ये चीज समझ में आई है तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये रहा, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, कहा है कि जब RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? जी हाँ, व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो इट इंक्रीज्ड बाय द RBI, लिखा हुआ है व्हेन यानी कि जब, ठीक है, द कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात इंक्रीज यानी बढ़ा दिया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा, तो क्या होगा, है ना। अगर ये चीज आपको समझनी है तो थोड़ा सा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त, तभी आप इसको आप कर सकते हो। फिर भी इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और SSC में कई बार ये पूछा गया है। तो एक बार मैं कमेंट देखना चाहूंगा, प्लीज मुझे इसका आंसर कोई बताना चाहेगा, ठीक है। तो हरिओम पांडे जी, बिल्कुल सर आपका भी वेलकम है, ठीक है। छोटू कुमार जी, बिल्कुल सर आपका भी सबका वेलकम है, ठीक है। मुझे इसका फटाफट इसका आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर बताइए, बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या है। अब देखिए सर, बहुत पहले अगर मैं इसका पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको, तभी आप खुद इसका आंसर बता दोगे, ठीक है ना, कि क्या होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, वो जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। पहले तो ये जानो कि CRR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है क्या, ये CRR होता क्या है। तो दोस्त ये जान लीजिएगा कि ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक, और ये है हमारा RBI, ये RBI है। इस RBI
नहीं, हुआ क्या कि इस बैंक ने अपना कुछ पैसा, कुछ अमाउंट, अब वो किसका अमाउंट होता है, कहां से आता है, ये मैं अपने आने वाले सेशन में क्लासेस में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी केवल आप इतना समझिए, इस आरबीआई ने अपना कुछ अमाउंट यानी कुछ अपनी नगदी नगद के रूप में, यानी कुछ अमाउंट क्या, नगद के रूप में, ये याद रखेगा, किसके रूप में, नगद के रूप में। एक बार ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं नगद के रूप में, कैसा, नगद के रूप में, ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, नगद के रूप में कहां जमा कर दिया, आरबीआई के पास। तो ये इस प्रकार की जमा ही बैंकों की क्या कहलाती है, सीआरआर कहलाती है। अगर मैं मान लेता हूं दोस्तों, समझना कि ये 4% है, कितना है, 4%। 4% का कहने का मतलब ये है कि इस बैंक को अपनी जो, ठीक है, जो पैसा है, उन पैसे का 4% पैसा नगद के रूप में कहां रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास, ठीक है, तो ये उसका सीआरआर है। अब जरा समझिए दोस्त, ये कह रहा है कि भाई नगदी बढ़ा दी जाए, ये कह रहा है सीआरआर बढ़ा दिया जाए, यानी ये लिखा हुआ है ना, नगद आरक्षित अनुपात क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अब मैंने क्या किया कि आरबीआई ने 4 की जगह 6% कर दिया। तो मुझे दोस्तों बताओ, इस बैंक के पास जो पैसा था, अब इसके पास ज्यादा जमा होगा, क्या होगा, ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। आप कहोगे सर परसेंटेज बढ़ गई तो ज्यादा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी मान लेते हैं कि अगर सीआरआर का 4 रुपए इधर जा रहा था, अब 6 हो गया, तो 6 रुपए जाएगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो अगर इसका नगद के रूप में पैसा अगर बैंकों का आरबीआई के पास ज्यादा गया, तो दोस्तों मुझे ये बताओ, बैंक के पास पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए, बचेगा ना। अगर कम लोन देंगे तो बाजार में पैसे की सप्लाई कम होगी, बाजार में पैसे की सप्लाई होगी तो लोगों को लोन कम मिलेगा और महंगा मिलेगा। कम मिलेगा, महंगा मिलेगा तो लोग लेंगे नहीं, लेंगे नहीं तो लोग वस्तु और सेवा को ज्यादा खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो दोस्तों उनकी मांग नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेंगे तो उनके मूल्य नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि क्या, अगर जिस चीज के प्राइस बढ़ते हैं उसकी मांग घटती है, और जिस चीज की मांग बढ़ती है उसके प्राइस बढ़ते हैं। तो अगर पैसा हमारे पास नहीं तो किसी वस्तु और सेवा की मांग घटेगी तो बाजार में पैसे की तरलता कम होगी। आइए अब देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि भारत में पैसे की आपूर्ति बढ़ जाएगी क्या, सर बढ़ेगी क्या। अगर मैंने कहा ना कि अगर रेट बढ़ा दोगे तो पैसे की आपूर्ति तो नहीं बढ़ेगी सर, ये तो मैं पता कि आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज है। ओके, दूसरा है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी आएगी, बिल्कुल हो सकता है, आप ये और देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अरे सर ये भी नहीं होगा, क्यों असर नहीं पड़ेगा भाई, घटा दोगे तो ज्यादा जाएगा, बढ़ा देंगे तो कम पैसा बाजार में जाएगा। शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगी लेकिन बाद में घट जाएगी, यानी ये भी गलत है। यानी आंसर हमारा कौन सा सही है, आंसर हमारा बी सही है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अगर जानना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं, मेरी टीम आपके साथ बेहतरीन जीएस के सेशन लाने वाले हैं। ओके, और आपके साथ मिलकर 18 सितंबर से आपको बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले हैं। हम तुम साथ बैठ कर आराम से पढ़ेंगे। चलिए, आई होप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, प्री कम मेंस का बैच है, आराम से अगर आप कोई भी स्टेट पीएससी का देना चाहते हैं तो हम लोग आपको बिल्कुल एक प्री का मेंस के लेवल का आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं, जिसमें मैं और मेरी सारी टीम एक्सपर्ट टीम है, जिसे आप सारे लोग मिल चुके हो। ठीक है, ज्योग्राफी वाले सर से मिल चुके हो, हिस्ट्री वाले सर से मिल चुके हो, पॉलिटी वाले सर से मिल चुके हो, और ईबीएस एंड करंट अफेयर वाले सर से मुझसे मिल चुके हो, और सरता मैम को तो आप सब लोग जानते ही हैं। इन सबके लिए आप इन सबके साथ आपको जुड़ना है। तो याद रखिएगा 18 सितंबर से इस बैच में इनरोल होना ना भूलिए, और इसके लिए एडमिशन ओपन है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। तो जुड़िए मेरे साथ और आइए अपने भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, एक नई नींव को तैयार करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी टीम के साथ। हम लोग ऐसे ही आपकी सेवा में क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे, मिलकर क्या करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आपको जरूर सफलता का स्वाद चखाना ही चखाना है इस बार। आइए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स सब किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा सबसे पहले चीज। तो दोस्त याद रखिएगा बेसिकली होता क्या है, जो इकोनॉमिक्स है ना, जो इकोनॉमिक्स है इसके दो भाग है। कितने भाग हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, याद रखिए दोस्तों,
माइक्रो इकोनॉमी, क्या है माइक्रो इकोनॉमी, और एक क्या होता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, क्या है मैक्रो इकोनॉमी, इसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, स्मॉल यानी कि छोटा, इसका मतलब होता है बिग यानी कि बड़ा, है ना। कभी साधारण भाषा में समझा रहा हूं, ऐसी भाषा में समझा रहा हूं कि इकोनॉमी आपको बड़ा हलवा लगे, इतना मस्ती से पढ़ेगा ना बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो मैंने कहा कि मुझे एकल आर्थिक क्रियाओं की गणना करनी है, तो मैं किसमें क्या करूंगा, मैं भाई माइक्रो में करूंगा। किसमें करूंगा, माइक्रो में। क्यों, अगर मैंने कहा मुझे डिमांड एंड सप्लाई पढ़नी है, क्या पढ़नी है, डिमांड एंड सप्लाई पढ़नी है, ठीक है, ओके। अगर मुझे डिमांड एंड सप्लाई पढ़नी है तो मैं किसमें अध्ययन करूंगा, माइक्रो में करूंगा। किसमें करूंगा, माइक्रो में करूंगा। लेकिन अगर मुझे जीडीपी निकालनी है भारत की, क्या निकालनी है, जीडीपी निकालनी है, ठीक है, भारत की मुझे नेशनल इनकम भाई क्या करनी है, निकालना है, मुझे क्या पढ़ना, टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो मैं क्या पढ़ूंगा, तो दोस्तों याद रखिएगा हम पढ़ेंगे क्या, मैक्रो इकोनॉमी। क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर है ना, इतनी चीज याद रखिएगा। और यहां से कहते हैं ये जो शब्द जो दिए गए थे वही हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि किसने दिया, रेगनर फ्रिक्स ने दिया, रेंज न्यूक्स ने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, या जीएम कीन्स ने दिया, है ना। तो दोस्तों याद रखना इसका जो आंसर है वो है, ठीक है, रेगनर फ्रिक्स। कौन है, रेगनर फ्रिक्स। तो रेगनर फ्रिक्स ने दो शब्द दिए थे, माइक्रो और मैक्रो। हिंदी में माइक्रो को बोलते हैं दोस्त व्यष्टि, क्या बोलते हैं, व्यष्टि। और याद रखना मैक्रो को बोलते हैं हम लोग समष्टि। तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो शब्द दिए हैं वो रेगनर फ्रिक्स ने दिए हैं। आइए मैं, तो वो है एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। तो ये याद रखिएगा जो एडम स्मिथ है, ठीक है, ये वैसे क्या है, इकोनॉमी के फादर है। और दोस्तों अगर मॉडर्न में आ जाए तो कौन है, जेएम कीन्स है। एडम स्मिथ की एक किताब है बहुत फेमस है, आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी या सुना भी होगा, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके सारे साथ ये सारे क्वेश्चन जो लेके आए हूं सब प्रीवियस ईयर और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आगामी पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, चलिए। तो ये रहा अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज वक्र किसका चित्र में प्रतिनिधित्व है। जी हाँ, कि भाई सीधी चीज है कि लॉरेंज जो वक्र है, लॉरेंज का कर्व है, वो जो ज्योग्राफिकल भाई क्या रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है। यानी ये कहने का क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब क्या है कि लॉरेंज वक्र किसको बताता है, किस चीज को बताता है ना। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते, पॉवर्टी पढ़ते हैं, यानी गरीबी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गरीबी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस गरीबी में जो गरीबी का जो कारण है उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, इस गरीबी को निकालने के लिए जो आय की असामान्यता है, आय की असामान्यता है, ठीक है। तो आय की असामान्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक वक्र आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बोलते हैं, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर आपको इसका मिल गया होगा कि आंसर क्या है इसका, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कि आय के वितरण की असमानता, क्या ठीक है, आय के वितरण की असमानता। तो भाई याद रखिएगा इसमें लॉरेंज जी ने बताया था, यार कि मैं फिर बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आने वाले पेपर में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहां से इन्होंने बताया था, तो आइए थोड़ी नजर डाल लेते हैं लॉरेंज वक्र पर। उन्होंने बताया था कि ये एक मानक रेखा है और इस मानक रेखा के जो देश जितने पास में है अपने मानकों के क्या है, जितने पास में, यानी उनकी जो आय है और उस आय के माध्यम से उनकी आय में क्या है, असमानता कम है। यानी कि जो आय का वितरण है वो ज्यादा नहीं है, कम है। तो इसमें उन्हें कहा कि ये देखिए कम है, तो बोले इसमें क्या है, ये ज्यादा है। तो बोले जो अपने मानकों से जितना ज्यादा दूर होंगे, यानी जिसमें आय की असामान्यता ज्यादा पाई जाएगी, उन देशों में गरीबी क्या मिलेगी, ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इसका आंसर जरा याद रखिएगा क्या है, आय की असामान्यता को बताने वाला जो वक्र है वो कौन सा है, लॉरेंज वक्र है। अच्छा, गरीबी के लिए सर एक और भी आता है, अगर आपने सुना हो गिनी गुणांक, ये यार कि वो भी बड़ा बता देता हूं, गिनी
गुणांक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो गिन्नी गुणांक भी जो है ये याद रखिएगा, जो गिन्नी गुणांक है वो इसी का गणितीय रूप है। क्या है? जो लॉरेंज वक्र का अगर मैं गणितीय रूप बोलूं तो वो कौन सा है दोस्तों? वो गिन्नी गुणांक है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, है ना। तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द नैरो मनी। जी हाँ, नैरो मनी, है ना, यानी कि निम्न में से किसे संकीर्ण मुद्रा, संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है। तो संकीर्ण धन क्या होता है दोस्तों, है ना, या किसको हम नैरो मनी बोलते हैं या ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं, तो ये होता क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं एक वर्ड की, लिक्विडिटी, किसकी? लिक्विडिटी, यानी कि दोस्तों तरलता। क्या चीज? तरलता। तो तरलता के आधार पर ही मुद्रा को 4 भाग में बांटा गया है, M1, M2, M3, M4। ठीक, तो बहुत एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होती क्या है। तो मैं एक बार कमेंट लेना चाहूंगा, बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बहुत जल्दी से इसका आंसर का जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन सा येलो कलर वाला पेन नहीं दिख रहा है? ओके, मैं उसका यूज नहीं करूंगा, कोई टेंशन नहीं, रेड से ही हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि पहले देखो, पहले तो नैरो मनी संकीर्ण मुद्रा का इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है M1 मुद्रा। M1 मुद्रा को नैरो मनी या संकीर्ण मनी हम बोलते हैं, लेकिन ये होते क्या है? ठीक है, और एक आता है कि ब्रॉड मुद्रा क्या होती है। तो जो कोई आंसर देना चाहे वो दे सकता है। कई लोगों के आंसर, किसी का बी आ रहा है, तो अभिषेक यादव जी बी आंसर तो खैर इसका नहीं होगा कि ब्रॉड मनी किसको कहते हैं। ठीक है, नैरो मनी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर इसका ए है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि ब्रॉड मनी किसको कहते हैं। इनमें से M1, M2, M3, M4 में से कौन सी ऐसी मुद्रा है जो दोस्तों ब्रॉड मनी कहलाती है? क्या कहलाती है? विस्तृत मुद्रा जिसको हम बोलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी क्या करिए, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। ठीक है, चलिए आइए, तो याद रखिएगा। हाँ, कई लोगों के आंसर सही आए हैं, बिल्कुल सर, सर बिल्कुल सही आंसर आए हैं। तो याद रखिएगा, ब्रॉड मनी कहते हैं वो M3 को कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? M3 को कहते हैं। याद रखना, M1 क्या है? नैरो मनी है, और ब्रॉड मनी क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा M3 मनी है। आई होप इतनी चीज समझ में आपको आ गई होगी। डन। अभी M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, आने वाले सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। और अभी आप इतना याद रखिए कि तरलता के आधार पर मुद्रा को कितने भाग में बांटा गया है, 4 प्रकार से। ब्रॉड मनी क्या है दोस्तों? वो M3 है, और जबकि M1 क्या है? वो हमारी नैरो मनी है। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा ये हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेबी की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि सेबी की स्थापना हुई थी वो 1988 को हुई थी। क्या हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी, और ये एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक का मतलब क्या है दोस्तों? कि इसका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? वैधानिक निकाय, यानी कानूनी निकाय है, वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है। और जो सेबी का हेडक्वार्टर दोस्तों वो कहां है? मुंबई में है। ठीक है, कहां है? मुंबई में है। और अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि सेबी के अभी जो नई चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है? जी हाँ, मुझे बताइए कि जो अभी सेबी की चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है? ठीक है, जरा बताइए कि सेबी की जो चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है? कोई भी कमेंट करके बताना चाहता है कि सेबी की चेयरमैन बनी है वो कौन बनी, तब तक मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं एक बार। ठीक है, तो अगर बात करते हैं किसके बारे में, कि सेबी की नई चेयरमैन, तो आपको पता होगा, अगर आपको जिसको भी पता है वो कमेंट करके जरा बताए कि सेबी की नई चेयरमैन कौन है। जी हाँ, सेबी की नई चेयरमैन कौन है? मैं एक बार कमेंट देखना चाहता हूं, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं अपना मोबाइल। जी हाँ, बताइए कौन है ना? तो आपने पढ़ा होगा ना, माधवी कुमारी बुच्चू जो है वो अभी क्या है? ठीक है, वो अभी की जो चेयरमैन है वो सेबी के है। और दोस्तों एक चीज और अपने आप यहाँ बता देना, नोट करके इसको लेकर, इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है कमोडिटी मार्केट। क्या होता है? कमोडिटी मार्केट।
दोस्तों याद रखना, जो कमोडिटी मार्केट का मतलब है वस्तु बाजार या वायदा बाजार, इसका विलय भी किसमें हो गया है? सेबी में हो गया है। किसमें हो गया है? सेबी में हो गया है। और कई बार पेपर में सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है याद रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, ठीक है। लिखा इनमें से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। जी हाँ, तो भाई अभी मैंने समझाया है, अभी बताया है, बिल्कुल जस्ट अभी बताया। इसको आप देख के बता सकते हो कि कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स नहीं है, कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। तो दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बताया था, ये तो है, ठीक है। और क्या है? बैलेंस डिस्काउंट अकाउंट। और क्या है इसके बाद? ये क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सर ये भी है, बताएंगे ये क्या होता है। डिस्काउंट रेट, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है वो डिस्काउंट रेट कहलाती है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो बैलेंस अकाउंटिंग है, क्या है? जो बैलेंस अकाउंटिंग है, ठीक है, ये जो अकाउंट है, बैलेंस अकाउंट है, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स नहीं है, ठीक है। अब ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की क्या बात है दोस्तों, तो याद रखिएगा, हम लोग सभी जानते हैं कि कभी भी कि जो भी टूल्स होते हैं उनमें कुछ टूल्स ऐसे हैं, रेपो रेट और बीआर, जिस पर एक सिक्योरिटी लोन मिलता है और एक विदाउट सिक्योरिटी लोन मिलता है। तो ये टूल्स याद रखिएगा, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का है। ओपन मार्केट भी है। डिस्काउंट रेट जो हमारा कहलाता है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे डिस्काउंट रेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या सही रहेगा? हमारा सी आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा? सी आंसर सही रहेगा। ओके, चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चीज की, अगर याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अगला, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है ना? और यार जो मौद्रिक नीति आज बनाने के लिए कितने मैक्सिमम सदस्य होने चाहिए? कौन बताएगा कमेंट करके? मुझे बहुत जल्दी से बताइए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, अगर मैं कहता हूं मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है या मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में फॉर्मेशन जो करता है वो कौन है, जो संचालन करना है वो कौन है सर? वो है अभी आरबीआई। कौन है दोस्त? आरबीआई। लेकिन दोस्तों याद रखना, इसके लिए जो आज की जो नई नीति है उसमें 6 मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 6 सदस्य होते हैं। और 6 सदस्यों में दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें 3 आरबीआई से होते हैं और 3 क्या होते हैं? भारत सरकार से होते हैं। क्या होते हैं? भारत सरकार से होते हैं। और ये लोग मिलकर क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, और उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? वो आरबीआई का होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आरबीआई होता है। अच्छा, मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों याद रखना 4, ठीक है। यानी कि आरबीआई की मीटिंग होने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी की जब मीटिंग होती है, कब मीटिंग हो सकती है? अगर उसमें मिनिमम कितने बंदे हों? 4 सदस्य हों, तभी आरबीआई की मौद्रिक नीति की क्या हो सकती है? मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी, ठीक है ना दोस्त। तो याद रखना, मैक्सिमम 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 किसके होते हैं? गवर्नमेंट से की तरफ से होते हैं, और 3 किसके होते हैं दोस्तों? तो ये आरबीआई की तरफ से होते हैं। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया था, ये मैं अभी बता चुका हूं कि आरबीआई क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। पर आज उस मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में जो विचार है, जो सहयोग है, वो किसका लिया जाता है? वो याद रखिएगा, इन आज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका भी लिया जाता है, यानी कि सरकार की तरफ से 3 सदस्य शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगले की हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्त, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है ये। और अगले क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं कि सस्ते पैसे का मतलब क्या, यानी चीप मनी। क्या चीज? चीप मनी। देखिए जैसे दोस्त चीप मनी है, ऐसी होता है चीप लोन। क्या होता है? चीप लोन। एक होती है डियर मनी। क्या होती है? ये याद रखिएगा, डियर मनी। यानी अब जो डियर मनी होती है, एक होती है चीप मनी, एक होती है डियर मनी। ओके, तो चीप मनी का मतलब दोस्तों वो होता है कि एक ऐसा पैसा जो कम ब्याज रेट पर मिल जाए, जो सस्ते में मिल जाए। क्या मिल जाए? जो सस्ते में मिल जाए, ठीक है। जिसकी याद रखना दोस्त,
जिसकी डिमांड क्या हो, कम है, लेकिन सप्लाई क्या हो, वो ज्यादा हो जाए, जो इजी टू क्या हो जाए, अचीव हो जाए। जो इजी टू अचीव है, और इजी टू अचीव में ठीक है, जिस पर कम ब्याज दर पर जो पैसा मिल जाए उसको हम चीप मनी बोलते हैं। वही यार के ना डियर मनी या हार्ड मनी एक होता है। क्या होता है, हार्ड मनी। तो दोस्तों वो मुद्रा, यानी इसको हम कठोर मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर मुद्रा, यानी कि वो मुद्रा जिस पर ब्याज रेट ज्यादा हो, यानी जिसकी मांग ज्यादा हो, पूर्ति कम हो, जो आसानी से प्राप्त ना हो, तो दोस्तों वो डियर मनी या हार्ड मनी है। ठीक है, और वैसे क्या है, चीप मनी है। और याद रखना, जो हम लोग अगर बात करते हैं तो ये इसका आंसर देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर कम। ठीक है, लो लेवल ऑफ सेविंग, निम्न स्तर की बचत, ये तो है ही नहीं। ठीक है, आय का निम्न स्तर, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है, निम्न जीवन स्तर, यह भी नहीं है। यानी ऊपर वाला आंसर हमारा सही है कि लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दरें क्या हो, जिस मुद्रा पर कम हो, जो आसानी से प्राप्त की जा सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चीप मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीप मनी। ऐसे ही लोन होता है चीप लोन, यानी जो लोन आराम से, बड़े प्यार से, बड़े कम ब्याज दर पे क्या मिल जाए, वो हमारे चीप लोन है। और जो हार्ड लोन क्या है, वो लोन हमारे जो हमको सही से या बहुत मुश्किल से या ऊंची ब्याज दर पर मिलते हो, वो क्या है, हमारे हार्ड। ठीक है, आई होप चीज समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से आते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, गुड विल नॉट बी द कवर्ड अंडर द जीएसटी बिल। जी हाँ, कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी बिल के अंतर्गत शामिल नहीं होती, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब जीएसटी को शुरू करने के लिए बिल लाया गया था, पहली बार जब इसको बिल लाया गया था, तो सरकार ने बोला था कि भाई हम बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, इन सब पर जीएसटी लागू नहीं करेंगे। ठीक है, अल्कोहल, पेट्रोलियम, इन पर जीएसटी लागू नहीं करेंगे। क्यों, कि किसी भी राज्य के राजस्व का सबसे ज्यादा भाग इन्हीं उत्पादों से आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पे लग गया, लेकिन याद रखिएगा शराब पर आज भी जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पर आज भी जीएसटी नहीं है, रसोई गैस पर आज भी जीएसटी नहीं है। यानी आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन में कि किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा कर राजस्व किससे आ रहा है, किस वस्तु से आ रहा है, तो आज वो किससे आ रहा है, पेट्रोलियम से आ रहा है। उसके बाद किससे आ रहा है, लिक्कर से आ रहा है, यानी कि शराब से आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रही बात जीएसटी की, तो हम सभी जानते हैं जीएसटी को लागू करने के लिए हमारे यहाँ 122वां बिल लाया गया था। कौन सा बिल था, 122वां बिल था। जबकि 101 क्या था, संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, तो जो संविधान संशोधन था वो हमारा क्या था, वो 101 संविधान संशोधन था। इसके लिए एक आर्टिकल लाया गया, अनुच्छेद 279A। तो ये 279A अनुच्छेद में क्या है, जीएसटी को रखा गया है। ठीक, अगर कोई और पूछे कि जीएसटी पहली बार कहां लागू हुआ था दोस्तों, तो यार क्या जीएसटी को पहली बार लागू करने वाला कौन सा देश है, वो असम है। ठीक है, लेकिन पहली बार जिसने बिल पास किया था वो तेलंगाना है। कौन सा है, तेलंगाना है दोस्तों, याद रखना। बिल पास पहली बार तेलंगाना ने किया, पहली बार लागू किसने किया, असम ने किया। ओके दोस्तों, और हमारा भारतीय जीएसटी मॉडल क्या है, वो कनेडियन जीएसटी मॉडल है। कौन सा है, यानी हमने जीएसटी मॉडल लिया है वो कहां से लिया है, कनाडा से जीएसटी मॉडल हम लोगों ने लिया है। ओके, इसकी दरें अगर आप देखना चाहते हैं जीएसटी दरें की, तो आपने सुना होगा कि 5%, 5, 12, 18, 28, ये इसकी चार क्या है, इसकी दरें हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना। तो अगर इतनी चीज क्लियर है तो भाई दबा के शेयर करिए, और बहुत ज्यादा क्या दिखाइए, थम्स अप, तेजी से थम्स अप दिखाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। इस बार वर्दी आपकी दूर नहीं है, ये हम लोगों का प्रण है, और आप भी प्रण लीजिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करिए, मेहनत करिए कि आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। अगर ये सब है तो डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले, हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है ना। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कहता है किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? The one which the commission, the recommendation Reserve Bank of India was established. ओके, तो दोस्तों याद रखना, हम सभी जानते हैं कि आरबीआई, और बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उसके लिए एक एक्ट बना था और इस एक्ट को हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इस एक्ट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल इन 1935 को हमने आरबीआई की स्थापना की थी। और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 5 करोड़ रुपए से की गई थी। और इसके लिए एक कमीशन बना था जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। क्या था दोस्तों? यंग हिल्टन कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? यंग हिल्टन कमीशन। और यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर आरबीआई की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और हम सभी जानते हैं कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? आरबीआई का। और दोस्तों याद रखिएगा आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता। कोलकाता था, जो कि 1937 को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और आज भी कहां है वर्तमान में? तो मुंबई है। इतनी चीज आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली चीज देखिए, आज मैंने कहा ना कि आज मेरा मेन फोकस है आपको ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त कंटेंट देने पर, है ना। तो यार देखिए सीधी सी चीज है, देखो दो बातें बताऊं, आप कहीं से भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और बबुआ बच के नहीं जाएगा क्वेश्चन एक भी, ये समझ लीजिएगा। हाँ, एकदम छल्ला उड़ा देंगे इस बार। और एक बार ये समझिएगा, और एक बार क्या घूम फिर के जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं उसका रिवीजन करके जरूर जाइए पेपर में, इससे ज्यादा बचेगा नहीं बाबू, है ना। और जैसे अगर ना अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो बबुआ लाइक करिए ना, बहुत ठोक के लाइक करिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा सर आपके सामने, और अगला क्वेश्चन रहा है कि विच प्रोग्राम द गिविंग द स्लोगन ऑफ द गरीबी हटाओ। ठीक है, तो क्या है कि भाई विच प्रोग्राम द गिविंग द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ का नारा। जी हाँ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था साहब? तो पंचवर्षीय योजना कौन सी, ये सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा ये स्लोगन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। किसका है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये स्लोगन है। और दोस्तों दूसरी चीज बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ही एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल चली। यानी कि क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सीजीएल में कई बार पूछा है, ठीक है, कि दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले समाप्त कर दी गई? तो वो कौन सी कर दी गई है? वो कर दी गई है, याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना को, ये पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया। और यही से याद रखना दोस्तों रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार थी वो गिर जाएगी और इंदिरा गांधी सरकार के बाद मोरारजी देसाई सरकार आएगी। और मोरारजी देसाई सरकार क्या चलाएगी? रोलिंग प्लान। क्या चलाएगी? रोलिंग प्लान। तो दोस्तों इतनी चीज याद रखिएगा, इसको 1 साल पहले क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यही पंचवर्षीय योजना में भारत की पहली इमरजेंसी भी लगाई गई। याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की पहली नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, तो वो इसी में लगाई गई है। ठीक है ना। तो चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों ये आपके सामने, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अप्रत्यक्ष कर है? ओके, तो अप्रत्यक्ष कर में से अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तो दोस्तों ईएक्स का मतलब एक्साइज ड्यूटी, सीयू का कस्टम, एससी का मतलब सेल टैक्स सर्विस टैक्स, एम का मार्केट, ई मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स। एक बार फिर समझिए, ईएक्स का एक्साइज ड्यूटी बबुआ, सीयू कस्टम ड्यूटी, एससी सेल टैक्स और सर्विस टैक्स, एम का मार्केट टैक्स, और ई का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, ये कर है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कर है जो कि भाई अप्रत्यक्ष नहीं है? तो संपत्ति कर देखिए आ ही गया है। अभी मैंने क्या कहा था कि क्या ईएक्स एक्साइज ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर है। ओके सॉरी, ये कह रहा अप्रत्यक्ष कर है।
तो अप्रत्यक्ष करों में मैंने कहा एक्साइज बाई एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सर्विस, सेल, मार्केट। तो देखिए आयकर तो डायरेक्ट है, संपत्ति कर भी डायरेक्ट है, निगम कर भी डायरेक्ट है। हाँ, जो बिक्री कर है, जो सेल टैक्स है, क्या दोस्तों, तो सेल टैक्स है। यहां मैंने बताया ना अभी कि सेल टैक्स यानी सर्विस टैक्स, तो सेल टैक्स और सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे सेल टैक्स मिल गया, तो ये हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। ओके, चलिए अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले चीज अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादन शून्य होती है। और अभी मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में, ठीक है, कि मैंने कहा कि एक ऐसी बेरोजगारी जहां काम कम है, काम करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन उनके काम करने का मेहनताना क्या है, वो शून्य है, जीरो है। तो ऐसी हम बेरोजगारी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, यानी कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों मतलब होता है कि यार मैं किसी भी कीमत पर नौकरी करने के लिए तैयार हूं, जो भी 10, 15, 20 हजार, 30, 40, 50 हजार जो भी मुझे मिले, मैं नौकरी करने को तैयार हूं किसी भी कीमत पर दोस्तों मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अगर जब नौकरी ना मिले तो याद रखिएगा दोस्तों, वो क्या है हमारी, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, याद रखिएगा, जो मौसम के अनुसार आए और मौसम के अनुसार चली जाए, है ना भाई। मौसम आया तो लोगों ने बर्फ बेचना शुरू कर दिया, मौसम चला गया, गर्मी आई तो बर्फ लोगों ने खूब बेचा, ठीक है, खूब ठेले लगाए, और आज वो क्या है, वो समय के लिए गरीब हो, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो वो मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, बेसिकली कोई पूछे कि भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी देखने को मिलती है, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो दोस्तों याद रखना वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके लिए। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया था। जी हाँ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, याद रखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NOK, सॉरी जरा देखते हैं क्वेश्चन, रिपीट, एक मिनट, चलिए ये हो गया, ये हो गया, और हेराल्ड डोमन मॉडल, पीछे बैक चलते हैं, और बैक ये वाला हो गया था प्रच्छन्न बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी देखी जाती कृषि क्षेत्र में, ठीक, ये हमने हो गया था। ग्रेसम लॉ के संबंधित नियम, तो अगर बात करते हैं अपने लोग, जी हाँ, इस पे थे हम लोग, क्या थे, इस वाले पे। आइए, यह था कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों याद रखना, यहां से सबसे पहले चीज मैं आपको बताऊं, तो इसकी जो स्थापना हुई है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग की, वो हुई है 1950। इसको बोलते हैं हम लोग NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये बनाया 1950 में। अच्छा, एक और है, ठीक है, याद रखिएगा, एक और है, और एक की जो स्थापना है वो याद रखिएगा, एक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है पेपर में, कौन सा, CSO। कौन सा, CSO, ये 1951 में बना। क्या आपको पता है दोस्तों कि इन दोनों को मिलाकर NSO बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, NSO, है ना। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो क्लियर है इतनी चीज आपको, और ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली। कहां है, दिल्ली। और ये याद रखिएगा सबसे पहली चीज कि NSSO का काम क्या है। तो दोस्तों याद रखना, आर्थिक आंकड़ों का आकलन, आंकड़ों को इकट्ठा करना का किसका काम था, NSSO का। और ये इकट्ठा करके किसको काम देना है, CSO को। CSO को एनालिसिस करके क्या देता है, रिपोर्ट देता है। इसीलिए कई बार आया है पेपर में कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, CSO। कौन, यानी नेशनल इनकम अगर कोई गणना करता है तो वो कौन करता है, CSO। इसके आंकड़े इकट्ठे कौन करता है, NSSO। बेरोजगारी के आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, NSSO। गरीबी के आंकड़े कौन निकालता है, NSSO। पर सारा चिट्ठा देता कौन है, CSO। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट की अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन,
लिखा है कि चक्रीय रसात्मक बेरोजगारी, ठीक है, में पाई जाती है कम विकसित और विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, विकसित देशों में, कम विकसित देशों में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण क्या आती है, रचनात्मक बेरोजगारी आती है, और बाजार डिमांड एंड सप्लाई के कारण क्या आती है, वो चक्रीय बेरोजगारी आती है। तो ऐसा जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो ये देखने को मिलता है किसमें, वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, विकसित देशों में। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, मैंने अभी सारा ये बताया ही कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। मैंने आपको अभी पीछे वाला क्वेश्चन आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा टेक्नोलॉजी के कारण अगर कई लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते, यानी क्या हो गए कि भाई बेरोजगार हो गए, और वो अगर बेरोजगार हो गए हैं तो उनके पास रोजगार नहीं है। किसकी वजह से, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, कोई चीज कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तो कंप्यूटर भाई, लोग संगणन की जगह क्या, संगणन यानी कि कंप्यूटर आ गया, और टंगस जो टंकर था वो खत्म हो गया। तो कई लोग कंप्यूटर नहीं जानते, टंकर वाले क्या हो गए, बेरोजगार। ये टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से क्या हो गया दोस्तों, ये याद रखिए, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, ठीक है, ये याद रखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो जाए, लोग बेरोजगार हो जाए, वो घर्षणात्मक है। और याद रखिएगा, जबकि मार्केट चेंज की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की चेंज की वजह से क्या आती है, चक्रीय बेरोजगारी। और ऐसा देखने को मिलता है किसमें, विकसित देशों में। तो मैं जरा कुछ लोगों के कमेंट इस बार देखना चाहता हूं। हेलो सर, ठीक है, विनोद कुमार जी बिल्कुल हाय, ठीक है। ऋषु जी 5 ईयर प्लान बिल्कुल सही बात है सर, 5 ईयर प्लान उसका आंसर था। और इंग्लिश क्लास में करना है, ठीक है, 22 मोर इंग्लिश क्वेश्चंस, ठीक है, चलिए जी, ओके। अगर बात करते हैं, यहां से हम लोग बात करते हैं, तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, और अभी देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस रह गए हैं दोस्तों। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज क्वेश्चन में देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखना, 10 क्वेश्चन रह गए हैं, और 10 क्वेश्चन मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। मैं आर्यन सर विद इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, आपके साथ हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन पूरे वीक हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, मैं और मेरी टीम, डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पर। और आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए 28 सितंबर से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहां मैं आपके लिए ला रहा हूं प्री का मेंस बैच, याद रखिएगा। और प्री का मेंस बैच में हम लोग जीएस के एक धुरंधर टीम के साथ, याद रखिएगा, सरता मैम की गाइडेंस में हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और चाहिए उस बैच में क्या हुई, इन्वॉल्व हुई यार, बहुत चबाके, बहुत जबरदस्त होकर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में इतना ही। मैं आर्यन सर विद इकोनॉमिक्स आपसे आज विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट, सब बात है।